तो मैं प्रीति जी से और शर्मा जी से कहूँगा कि अपने अपने विश्वविद्यालय में ये शोध ज़रूर कराएं कि हमारे उन विश्वविद्यालयों में जब शास्त्रार्थ होते थे तो क्या समय की सीमा का सम्मान किया जाता था या नहीं किया जाता था। क्योंकि मैंने पिछले 30 साल में भारत में हिंदी का कोई भी कार्यक्रम समय पे शुरू होते नहीं देखा, और ये बहुत दुखद स्थिति है। ये कहना बहुत ज़रूरी है, जब ये रिकॉर्डिंग कोई सुने तो शायद उसे पता चले कि काफ़ी कष्ट होता है। बात है कहानी के अतीत की, कहानी आज की और कहानी कल की। कहानी मैंने कभी दादी और नानी से नहीं सुनी, क्योंकि मेरे पिताजी का तबादला होता रहता था। ना हमारे पास नानी होती थी ना दादी होती थी, और हमारी माँ इतनी छोटी थी, उनका 14.5 साल की उम्र में विवाह हो गया था। उन्हें कहानियाँ सुनानी आती नहीं थी, वो शायद खुद कहानी सुनने की उम्र में रही होगी। तो मुझे दादी नानी वाली कहानी की परंपरा के बारे में निजी अनुभव नहीं है। मैं हिंदी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे हिंदी कहानी के बारे में भी तब तक ज़्यादा नहीं पता था जब तक मैंने MA अंग्रेज़ी करने के बाद अपनी पत्नी इंदु से शादी। अगर मैं हिंदी का लेखक हूँ तो उसकी वजह से उसने मुझे हिंदी पढ़ाई भी, समझाई भी। मेरे हिसाब से हिंदी कहानी पहले गांव में रहती थी। जितनी कहानियां हम देखते हैं प्रेमचंद के ज़माने की, आसपास की, वो गांव की हैं। अगर उसने कहा था कहानी भी देखें, तो वो भी शहर तक नहीं पहुंचती, वहीं उसी इलाके में रहती। तो उस जमाने की कहानी ऐसे दृश्य दिखाती थी जहाँ एक साहूकार भी होता था, एक दलित भी होता था, एक गरीब भी होता था। उस कहानी की बड़ी विशेषता ये थी, उसमें कोई विमर्श नहीं था। सदगति कहानी आपको उसी तरह भीतर तक छूती है जैसे कोई भी कहानी छूएगी। कफन भी आपको उसी तरह छूती है। लेकिन प्रेमचंद साहित्य को विमर्श से बचा के रखते हैं, साहित्य को साहित्य रहने देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, गांव से कस्बे में आती है, कस्बे में से निकल के शहर में आती है, और शहर से निकल के महानगर में आ जाती है। जब कहानी महानगर में आती है तो आप देखते हैं अचानक कि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा ये कहानी को एकदम नया स्वरूप दे देते हैं। आज कहानी गांव पर आश्रित नहीं है। जब ये 4 लेखक, देखिए, जब हम 4 लेखकों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमाने में केवल ये 4 लेखक ही लिख रहे हैं। हर जमाने के कुछ प्रतिनिधि साहित्यकार होते, मगर टोटैलिटी में उस जमाने में भी हजारों की संख्या में कवि और कहानीकार साहित्य रच रहे होते हैं। ये नहीं है कि जब निराला पंत, महादेवी वर्मा लिख रहे थे, सुमित्रा और प्रसाद लिख रहे थे, तो बाकी लोग कविता नहीं लिख रहे थे, बाकायदा लिख रहे थे। तो जब कहानी महानगर में पहुंचती है तो दिक्कतें महानगर की कहानी में ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, अर्थ से संचालित होने लगते हैं, रिश्तों में बहुत बनावट आ जाती है। कहानी बड़ी चालाक है, वो केवल महानगर तक नहीं रुकती, वो महानगर से निकल के घर के भीतर आ जाती है। अब जो कहानी है
वो घर के भीतर की स्थितियों को, समस्याओं को पकड़ लेंगे। जब इस तरह से आप देखेंगे तो रिश्ते ज्यादा उघड़ के सामने आने लगते हैं। जब हम मोहन राकेश के नाटक पढ़ते हैं या हम जो भी कहानी उस समय की पढ़ते हैं, तो उस समय की कहानी में हम कहानी को गांव से बहुत दूर, महानगर से बहुत दूर, घर की चार दीवारी में पाते हैं। उसके बाद तथाकथित नारी विमर्श शुरू हो जाता है और कहानी घर से निकल के बेडरूम के अंदर घुस जाती है। अगर मेरा मंच 2 मिनट मुझे सुन लेगा तो बाकी सारी बातें हो जाएंगी। उसके बाद मैं शायद कुछ अच्छी बातें कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेहनत से कहता हूँ जो भी कहता हूँ। सामने से तो मैं कुछ भी अपेक्षा करता हूँ, मंच से मेरी अपेक्षा है। मैं कह रहा था कि अब कहानी नारी विमर्श के दबाव में बेडरूम में पहुंच गई है और बेडरूम के सीन बोल्ड ढंग से ऐसे लिखे जाने लगे कि थोड़ी सी हैरानी हुई कि क्या इनकी जरूरत थी? क्या ये सच में साहित्य है? ये बड़े सवाल उठने लगे। हिंदी साहित्य, जब मैं वैश्विक साहित्य से उसकी तुलना करता हूं तो मैं पाता हूं कि हिंदी साहित्य एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है, क्योंकि कोई भी लेखक लिख के नहीं खाता, सब के सब खा के लिखते हैं। सबको लिखने से पहले घर चलाने के लिए कोई नौकरी करनी पड़ती है। जब उस नौकरी से, बच्चों की जिम्मेदारी से, बॉस की डांट खाने के बाद, सारा घर का काम करने के बाद कोई समय मिलता है तो उसमें हम हिंदी साहित्य लिखते हैं। और हम तुलना करते हैं उन लोगों से जो फुल टाइम राइटर हैं, हंगरी में, रशिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो पूरे टाइम लेखन करते हैं। जब ये तुलना होती है तो बड़ा मुश्किल होता है हिंदी साहित्य को सच में वहाँ रख पाना। इसलिए हिंदी साहित्य शायद विदेशी भाषाओं के सामने अकेला है जो विमर्शों के दबाव में लिखा जाता है। विमर्श कहानी के भीतर से निकलना चाहिए। हम पहले से तय ना कर लें कि हम इस विमर्श के तहत कहानी लिख रहे हैं। कहानी विचारधारा के दबाव में लिखी जा रही है। विचार कहानी के भीतर से निकलता है और हमें बताता है कि मैं किस बारे में। जब मैं किसी अंग्रेज के बारे में कहानी लिखता हूं तो मेरे लिए अंग्रेज होना जरूरी नहीं है। जो प्रवासी साहित्य है उस कहानी के 3 चरण हैं। पहले चरण में हम जब प्रवास करते हैं तो अब नॉस्टैल्जिया के शिकार होते हैं, मुड़कर भारत की तरफ देखते हैं, मुड़कर मित्रों को, दोस्तों को, गलियों को, सबको याद करते हैं और विदेश में रहकर भी नॉस्टैल्जिक साहित्य की रचना करते हैं। हिंदी साहित्य मूलभूत से नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि जितने लोग शहरों में, महानगरों में लिख रहे हैं उनका जन्म वहां नहीं हुआ। वो लोग गांव से उठ के शहरों में आए हैं और अपनी कविताओं में उनको अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपनी गलियां, अपनी चौपाल, अपना पीपल सब याद रखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। और वही हम लोग वहां जाके भारत के बारे में लिखते हैं। फिर दूसरी स्थिति आती है निर्मल वर्मा वाली, जब हम अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति की तरह से देखते हैं। तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश हमारे देश से किस तरह अलग है। और उस पीरियड में जो साहित्य रचा जाता है
मैं उसे तुलनात्मक साहित्य कहता हूँ कि हमारे देश में तो ऐसा होता है, इंग्लैंड में तो ऐसा होता है, हमारे देश में तो ऐसा होता है, इंग्लैंड में तो ऐसा होता है। हम वो तुलना करते रहते हैं। फिर तीसरी स्थिति आती है जब हम अपने अपनाए हुए देश को अपना बना लेते हैं और हम उसके बन जाते हैं। जब हम उसके बन जाते हैं तो फिर हम उस देश के बारे में वैसे ही लिखते हैं जैसे कोई अंग्रेज लिखता है अपने देश के बारे में। हमारा जो साहित्य है फिर भारत का प्रवासी साहित्य नहीं रह जाता, वो ब्रिटेन का हिंदी साहित्य, अमेरिका का हिंदी साहित्य, ऑस्ट्रेलिया का हिंदी साहित्य बन जाता है। और ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत सुखद स्थिति है, क्योंकि अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में कोई प्रवासी